जैसा कि आप सबको विदित है, हर साल की तरह इस साल भी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा पीएचडी हेतु एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा जो एडमिशन किए जाते हैं उसका प्रोसेस लाइव हो चुका है। rtu.ac.in के ऊपर इसका लिंक आपको उपलब्ध होगा, जिसके ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन ब्राउज़र मिल जाएगा। क्लिक करके आप उसके बारे में सारी डिटेल देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है इस बार एडमिशन के लिए। इसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि उसकी जनरल गाइडलाइन जो होती है उसे एक बार आप ध्यान से देख लें, क्योंकि होता क्या है, हर एक एप्लीकेशंस के लिए कुछ फीस निर्धारित तो होती है। एक बार फीस जमा कराने के बाद फीस वापस नहीं होती, और यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो फीस आपकी वेस्ट जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि पहले आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देख लें, पढ़ लें। आप एलिजिबल हैं तो ही उसके लिए आप एप्लीकेशन की फ़ीस जमा कराएं, क्योंकि एमटेक के लिए माफ़ कीजिएगा, पीएचडी के लिए हमेशा पीजी डिग्री चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने एमटेक किया है, एमबीए किया है, या कोई सी ऐसी डिग्री जो कि एलिजिबल है पीएचडी के लिए, केवल उन ब्रांचेस के लिए जिनका कि आरटीओ के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। ये कंप्लीट 23 पेजेस का ब्राउचर है, जिसे आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। इसकी फीस निर्धारित कर रखी है 3000, नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। ऐसा नहीं है कि भाई आपने फॉर्म फीस जमा करा दी और बाद में ये सोचें कि मैं नहीं फॉर्म भर सकता तो मेरी टिकट दूसरा कोई जमा करा दे, दूसरा फॉर्म भर दे, या आप ये सोचें कि ये जो फीस जमा हुई है बाद में किसी दूसरे एडजस्टमेंट में उसको एडजस्ट किया जाए। ऐसा नहीं, ये केवल एप्लीकेशन फॉर्म फीस है जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से जमा करानी है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने एक ऑनलाइन ही चालान जनरेट होगा। वो चालान नंबर की हेल्प से आपको ऑनलाइन ही जो पेमेंट गेटवे दे रखा है उसके द्वारा फीस जमा की जानी है। तो इसके लिए हम वापस यहाँ पर आते हैं जहाँ सारी डिटेल दे रखी है अपन को। इंफॉर्मेशन ब्राउज़र के अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आमतौर पे हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब करने जाते हैं तब तक या तो अंतिम डेट निकल चुकी होती है, या फिर लास्ट डेट को किसी कारण से, कोई रश या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हम एप्लीकेशन फिल करने से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सारी शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी दे रखी है, कंप्लीट प्रोसेस है। लास्ट डेट फॉर डिपोजिशन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन, याद रखिएगा। कैश या डायरेक्ट आप किसी डीडी या चेक से चाहें तो फीस जमा नहीं होगी, ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। और फीस जमा कराने के बाद ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। पिछले कुछ वर्षों से जो इस बार परिवर्तन किया गया वो यह है, पहले क्या होता था कि एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस के लिए एक ही एप्लीकेशन फिल करता था। इस वर्ष से हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। पर एप्लीकेशन फॉर्म 3000 रुपीज़ फीस है, जितने आपको एप्लीकेशंस फिल करने हैं। क्योंकि इस बार एक बड़ा परिवर्तन जो किया गया है वो ये है कि उस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपसे रिसर्च सेंटर पूछा जाएगा संभावित जहां पर आपको एडमिशन लेना है। उपलब्ध सीटों के अकॉर्डिंग और मेरिट के आधार पर
और जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया जिस भी तरीके का कोई है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे, जो भी मेरिट में एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए क्योंकि इस पर ऑप्शन फॉर्म के रूप में एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है जिसमें आपसे रिसर्च सेंटर्स की डिटेल ली जाएगी। तो ऐसे में अलग अलग एप्लीकेशंस, क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन के एक से ज़्यादा कॉलेज हो सकते हैं, रिसर्च सेंटर हो सकते हैं। तो ऐसे में यदि एक से ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस पूछी जाती तो समस्या ये होना था कि अलग अलग रिसर्च सेंटर क्योंकि स्पेशलाइजेशन के बेस पर हैं तो वो सब मिक्स हो जाते हैं और स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरा कौन सा स्पेशलाइजेशन का कौन सा रिसर्च सेंटर है। तो ऐसे में अलग अलग एप्लीकेशंस फिल करनी होंगी और उसमें एक और सुविधा दी गई है कि यदि आपने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं तो आप पूछा जाएगा आपसे कि क्या आपने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं। यदि किए हैं तो आपको उन सारे फॉर्म नंबर्स के बारे में बताना होगा, कॉमा लगा के कि ये फॉर्म मेरे ऑलरेडी भरे हुए हैं। इससे कल को आपका जो शॉर्टिंग की जाएगी तो उस वक्त ये पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि भाई इस कैंडिडेट्स का इस एप्लीकेशन नंबर से ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट मैच करने के लिए आसानी होगी, केवल इसलिए एप्लीकेशन नंबर पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कम ऑप्शन फॉर्म, चॉइस फॉर्म जिसको कह रहे हैं हम, उसकी लास्ट डेट भी दे रखी है हमने यहाँ पे। और उसके बाद में एक टेंटेटिव लिस्ट जनरेट की जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अभ्यर्थी को पता नहीं होता, वो फॉर्म भर देता है लेकिन वो मिनिमम क्राइटेरिया है यदि उसको फुलफिल नहीं करता है किसी भी रीजन से तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। तो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑल कैंडिडेट्स निकाली जाएगी और उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा जो कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के कैंपस कॉलेज में ऑफलाइन होगा, जिसका शेड्यूल ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। और उसके बाद में शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर करके आगे की सारी कार्रवाई की जाएगी। किस रिसर्च सेंटर में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्योंकि आपसे ऑप्शन फॉर्म में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि R2 एंड B2 दोनों के लिए दिया हुआ है आपको कि R2 में किस किस कॉलेज में किस स्पेशलाइजेशन की कितनी सीटें हैं। तो ये भी आप वेबसाइट से ऑनलाइन देख लें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको कहाँ फॉर्म भरना है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब इम्पोर्टेंट ऑप्शन शुरू होता है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवानी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फीस डिपोजिशन फॉर कैंडिडेट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का पूरा पोर्टल खुल जाएगा, जहां से आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर R2 डेट। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके अपनी फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस जमा कराने के बाद आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये एक ऑप्शन खुलेगा जहां पर कैंडिडेट को अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए नाम लिखा, फादर नेम याद रखिएगा आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही नाम, फादर नेम, मदर नेम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डॉक्यूमेंट में किसी भी टाइप का यदि कुछ वेरिएशन पाया जाता है तो इसका भविष्य में आपके लिए समस्या हो सकती है। इसे 10वीं की मार्कशीट को बेस मानते हुए उसी के बेस पे आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ DDMM YY फॉर्मेट में आपसे भरवाया जाएगा और उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक रिसिप्ट शॉर्ट फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगी। इसमें ऊपर एक चालान नंबर दे रखा है,
इसको आप ध्यान से देखिए और इसको नोट करके रखिए, क्योंकि ये बाद में आपके किसी भी टाइप के वेरिफिकेशन के आपके यही काम आएगा। जब आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब भी यही काम आएगा। और जब आप कभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मान लीजिए किसी कारण से आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो पाता, तो आपका पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यही नंबर काम आएगा। तो इस नंबर को आप नोट करके अपने पास रखिएगा और उसके बाद में पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट बटन पर क्लिक करते ही आपका सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करके पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जहाँ पर सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास सुविधा है, जिस भी तरीके से आप करना चाहें उससे आप पेमेंट कीजिए। आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, या कुछ बैंकों का ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट एटीएम के पासवर्ड की हेल्प से। तो जो भी मीडियम आप पेमेंट का लेना चाहें उससे आप पेमेंट कीजिएगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपके पास जो भी बैंकिंग सिस्टम होता है उसकी तरह आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के फीस जमा कराइएगा और फीस जमा कराने के बाद में आपको सिस्टम रीडायरेक्ट करके वापस R2 के पोर्टल पर ले जाएगा, जहां पर कि आपको पेमेंट की रिसिप्ट दिख जाएगी जिसके ऊपर चालान नंबर लिखा हुआ होगा। चालान नंबर लिखने के बाद में उसके ऊपर ट्रांजैक्शन डिटेल भी सारी दिख जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ से पेमेंट करके आप जैसे जाएंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन पूरी आ जाएगी, जहाँ आप पूरी डिटेल देख सकते हैं अपनी कि क्या क्या आपने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है, क्या ट्रांजैक्शन आईडी आपकी आई है। तो जिस तरीके से हमने अभी देखा कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके हमारे पास जो पेमेंट रिसिप्ट बन के आएगी उसके ऊपर ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होगा। उसके बाद में हमें यहाँ आना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म नाम का हमारे पास एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर हमें वही एप्लीकेशन नंबर अपना लिखना है जो कि जिससे कि हमने अभी पेमेंट किया है। तो यहाँ पर हमने वो एप्लीकेशन नंबर लिखा, जैसे कि हमने अभी जिससे पेमेंट किया था वो ये था 195020038। और जो भी हमने रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ बर्थ डाली थी। अब यदि हमने पेमेंट सक्सेस कर लिया है तो ही ये सिस्टम हमको आगे लॉगिन करने देगा, क्योंकि हम पेमेंट कर चुके थे। तो ऐसे में हमारे सामने डिटेल खुल करके आ गई कि हमारे पास जो भी डिटेल हमने फिल की थी, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी था वो हमारे पास यहाँ आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले अपन को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले ब्राउज करके जहाँ भी आपने फोटो सिग्नेचर रखे हैं वहाँ से आप ब्राउज करके अपलोड करेंगे। मान लीजिए आपने कहीं पर आपका फोटो स्टोर करके रखे हैं, फॉर एग्जांपल तो हमने जहाँ पर भी अपने फोटो सिग्नेचर रखे हैं वहाँ से उसको हम सेलेक्ट करें। दी गई साइज के फोटो सिग्नेचर ही अपलोड करें, कि उससे ज़्यादा बड़ी साइज के फोटो सिग्नेचर सिस्टम अलाउ करेगा नहीं। और फॉर्मेट भी दे रखा है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के फोटो सिग्नेचर ही कैंडिडेट को अपलोड करने होंगे। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट ने यहाँ से फोटो सेलेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ से इसी फॉर्मेट का जो दे रखा है उसका फोटो सिग्नेचर लिए जाएंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, मदर नेम लिखना जरूरी है। यहाँ पे एज पर 10th मार्कशीट डिटेल सारी लिख रहे हैं अपन। अगली स्क्रीन पे आपको फोटो सिग्नेचर भी दिख जाएंगे और आपने जो भी डिटेल फिल की है वो सारी दिख जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए आपको फोटो सिग्नेचर सही आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो ही आगे बढ़े, अदरवाइज यहाँ से ऑप्शन दे रखा है अपलोड ऑब्लिक चेंज फोटो और सिग्नेचर, क्योंकि बाद में
किसी भी टाइप का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा फोटो सिग्नेचर के अंदर। यहाँ जो बड़ा इस बार चेंजेस किया गया है, पहले यहाँ पर आपसे डिपार्टमेंट पूछा जाता था, फिर उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन आती थी। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन पूछी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपसे कौन कौन सा रिसर्च सेंटर आपको चाहिए वो मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने बैंकिंग लिया, एमबीए, एमबीए इसका डिपार्टमेंट है, बैंकिंग इसके स्पेशलाइजेशन है, तो इसके लिए रिसर्च सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं, बीजेएस रामपुरिया बीकानेर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। या यहाँ से मान लीजिए आप एचआरएम लेते हैं, तो एचआरएम के लिए यहाँ पर 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी आपको अपने यहाँ याद रखिए रिसर्च सेंटर की चॉइस दे रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी इसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लें कि मान लीजिए आपको फर्स्ट चॉइस पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीकानेर चाहिए, सेकंड नंबर पर आपको ओम कोठारी चाहिए, और थर्ड नंबर पे मान लीजिए आपको गीतांजलि चाहिए। तो जो भी आपको चॉइस चाहिए, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। सभी के लिए आपको इसी तरीके से चॉइस सेलेक्ट करते रहना है। और इसके अलावा प्रोग्राम की कैटेगरी यहाँ दी गई है कि आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम, फुल टाइम या पार्ट टाइम में भी स्पॉन्सर्ड एंड फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड। इनके बारे में ब्रोशर के अंदर कंप्लीट डिटेल दी गई है। किसी को किसी भी इसमें डाउट हो तो एक बार उसको देख लें। और यहाँ पर हमने ये दे रखा है कि यदि आपने एक से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के लिए फॉर्म भरा है तो आप यहाँ यस कीजिए। यस करके यहाँ पर जितने भी मान लीजिए आपने फॉर्म पहले भरे हैं उन सबको कॉमा लगा लगा करके लिख दीजिए। यदि आपने भरा है तो ही इसको यस करना है, और आप अपनी इच्छा से यहाँ पर स्पेशलाइजेशन चेंज कर लें, डिपार्टमेंट चेंज करके उसके अकॉर्डिंग, या चॉइस प्रेफरेंस आपको चेंज करना है। मान लीजिए गीतांजलि आपको थर्ड पोजीशन पे, मान लीजिए आपको शोभा सरिया चाहिए और फोर्थ पे गीतांजलि चाहिए, तो आप अपनी इच्छा से चॉइसेस चेंज कर लें। 2 चॉइसेस कभी भी सेम सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे, और मिनिमम 1 आपको चॉइस रिसर्च सेंटर लेना ही होगा। उसके बाद में कैंडिडेट की पूरी जनरल डिटेल यहाँ दी गई है जो उसको भरनी है। कैटेगरीज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और किसी की कोई सब कैटेगरी है, फिजिकल, डिसेबल्ड या कश्मीरी माइग्रेंट या नन, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए डिटेल ली जा रही है। और साथ में एक कैंडिडेट को, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने आएगा तो उस टाइम कोई फ़ोटो आईडी प्रूफ साथ में लाना ज़रूरी होता है। तो वो फ़ोटो आईडी प्रूफ क्या लेके आना है, क्या लेके आएंगे, वो यहीं से आपको बताना होगा। मान लीजिए आपने वोटर कार्ड ले लिया या आधार कार्ड ले लिया, तो ये फ़ोटो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए जो आपसे उस वक्त मांगा जाएगा। उसका नंबर डालना होगा। कैंडिडेट यदि भूतपूर्व सैनिक आश्रित है, भूतपूर्व सैनिक है, तो यहाँ से यस करके, और उसके अलग अलग टाइप दिए हुए हैं जो कि स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइडेड होते हैं, और नहीं है तो नो करेंगे। नेशनलिटी, रिलीजन और निवास का क्षेत्र, अर्बन ऑब्लिक रूरल, जो भी जिसका है। डोमिसाइल स्टेट राजस्थान और अदर। याद रखिए यदि कोई कैंडिडेट रिजर्व एससी एसटी या किसी अदर कैटेगरी का है जनरल के अलावा, तो ये फैसिलिटी केवल राजस्थान डोमिसाइल के लिए ही है। अदर देन राजस्थान कैंडिडेट हमेशा एज ए जनरल ही फॉर्म फिल करेगा। वो यदि अदर कैटेगरी लेकर के अदर देन राजस्थान की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे रोकेगा, उसको फॉर्म नहीं भरने देगा आगे। उसके बाद में इसको यहाँ एड्रेस फिल करना होगा, जो भी एड्रेस है। कंप्लीट एड्रेस,
विथ पिन कोड और मोबाइल नंबर खुद का ही भरें, क्योंकि भविष्य में किसी भी टाइप का जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो इसी नंबर पर किया जाएगा। इसलिए मोबाइल नंबर वही लिखें जो एक्टिव हो, जो आपके पास हो, अपना ही भरें, किसी दूसरे का नहीं भरें। किसी साइबर कैफ़े द्वारा या किसी ऐसे पर्सन का मोबाइल नंबर ना डालें जो आपको इन्फॉर्म ना कर पाए किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन यदि मोबाइल पर भेजी जाती है। इसके बाद में एकेडमिक डिटेल पूछी जाएगी यहाँ पे कि सीनियर सेकेंडरी कहाँ से किया, क्या सब्जेक्ट थे। जो भी कैंडिडेट के सब्जेक्ट हैं वो यहाँ लिखेगा, कहाँ से किया, उसके पासिंग ईयर क्या था और उसके मार्क्स या सीजीपीए क्या रहा। सीजीपीए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए जहां हमने ब्राउज़र और शेड्यूल की एक्टिविटी के लिए ऑप्शन देखा था वहीं पर ही सीजीपीए के लिए भी ऑप्शन था कि सीजीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो वहां से पूरी पीडीएफ बना के डाल रखी है इसके बारे में कि क्या फॉर्मूला उस पर लागू होता है। ट्वेल्थ की डिटेल भरनी होगी, कब किया उसको और क्या परसेंटेज थे उसके लिए भी। अब यूजी डिग्री जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, बीबीए किया है, बीई किया है या बीएससी आईटी या ऐसा जिसके बेस पे आगे आपने पीजी डिग्री करके पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बीटेक लिख दिया, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वही फिल करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर केवल आपको एक डेमो के रूप में बताया जा रहा है। पीजी डिग्री, एमटेक या एमबीए या किसी के लिए यदि एमसीए है तो एमसीए। इसके अलावा किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपको किसी को टीचिंग का एक्सपीरियंस है, किसी को डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है या किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज का नाम लिख दिया यहाँ पे, तो वहाँ पर डेजिग्नेशन क्या थी आपकी, टीचिंग के लिए थे आप, कब से कब तक वहाँ पर थे आप। मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर कि 1 जनवरी 2018 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक वहाँ पर काम किया है। तो जो भी डिटेल है यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके अलावा किसी कैंडिडेट ने गेट यूजीसी नेट का कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी होगी और साथ में उसका स्कोर कार्ड अपलोड भी करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने गेट लिया, तब गेट का एग्जामिनेशन पेपर का नाम, गेट का रोल नंबर, पासिंग ईयर, गेट का स्कोर, मार्क्स आउट ऑफ 100, क्वालिफाइड मार्क्स ऑफ पर योर कैटेगरी जो भी है, और उसका स्कोर कार्ड आपको यहाँ से चूज करके अपलोड करना होगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमने यूजीसी नेट ये ले लिया तो उसके लिए आपको रोल नंबर और उसका किस सब्जेक्ट में आपने किया था वो और पासिंग का ईयर जो भी है यहाँ लिख करके आप प्रोसीड करेंगे। तो ये यूजीसी नेट या गेट वालों के लिए ही ऑप्शन है जो से क्वालिफाइड है, जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया है
स्कोर किया है, तो वही यहाँ पर आकर इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए मैसेज आ रहा है कि आपने जो डिटेल फिल की है वो सही है, तो ही ओके करें। मान लीजिए हमने यहाँ से ओके कर दिया, फिर वेरीफाई करने के लिए आ रहा है कि एक बार फिर देख लें, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। इन्फॉर्मेशन आप सही ही भरें, बाद में किसी भी टाइप की गलत इन्फॉर्मेशन के लिए समस्या हो सकती है। तो आप एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें ऊपर से नीचे तक। उसके बाद में वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। वेरीफाई बटन पर क्लिक करोगे तो वापस एक कन्फर्मेशन पेज आपके सामने आएगा, जिसको आप देख करके वापस एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी देख लें कि जो आपने फिल की है डिटेल वो सही ही है। जैसे कि रिसर्च सेंटर, या जो आपने स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट लिया है वो, या कोई दूसरे फॉर्म भरे थे, या डेट ऑफ बर्थ। हम डेट ऑफ बर्थ तो हम रजिस्ट्रेशन में ही ले चुके थे, इसमें आप दोबारा चेंज आप कुछ नहीं कर सकते। यदि किसी को डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज कराना है तो बेहतर होगा वो नया ही रजिस्ट्रेशन करे। आपके एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस और यूजीसी नेट की जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है वो आपको सब दिख जाएगी। यदि आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी गलत लग रहा है, तो यहीं से बैक बटन पर क्लिक करें। ऊपर लिखा भी है कृपया इस पेज को प्रिंट ना करें। याद रखिए ये फॉर्म अभी आपका सबमिट नहीं हुआ है। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, इसी पेज का प्रिंट निकाल के समझ लेते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया। यह काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपकी इंफॉर्मेशन होल्ड पर है, सेव नहीं हुई है। इसका आप प्रिंट भी कर लेंगे तो ये आपके आगे किसी भी यूज में नहीं आना, ना ही ये डाटा आपका सेव होगा और आप प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा प्रॉपर फॉर्म को सेव करें। आपके द्वारा भरी गई जानकारी यदि सही है तो वेरीफाई बटन पर क्लिक करें, अन्यथा बटन बैक बटन पर क्लिक करके वापस से जो भी इंफॉर्मेशन आपको एडिट करनी है वो एडिट करके फॉर्म को सेव करें। मान लीजिए सारी डिटेल सही है, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से आपसे वेरीफाई करवाया जा रहा है, और वेरीफाई करते ही ये पूरा फॉर्म जो कि हमने फॉर्म फिल किया है वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट फॉर्म होता है, ABC जो भी है आपके सामने आ जाएगा। इसका आपको संभाल के रखना है। ये फिलहाल फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम आएगा। सारी डिटेल जो भी आपने फिल की है, ट्रांजैक्शन डिटेल का, फीस जमा करवाई, और जो आपने रिसर्च सेंटर्स लिए हैं आपके स्पेशलाइजेशन ब्रांच के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से हैं, और ओल्ड फॉर्म जो भी आपने भरे हैं, सारी डिटेल यहाँ पर आपके पास दिखाई दे जाएगी। इस फॉर्म को आप प्रिंट करके अपने पास संभाल कर रखें, और वेबसाइट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को टाइम टू टाइम फॉलो करते रहें, क्योंकि किसी भी टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी आपको वेबसाइट के द्वारा ही दी जाएगी। इसलिए बेहतर है कि जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर दी गई है उसे ही ऑथेंटिक माने। किसी भी अदर फॉल्स वेबसाइट पर, या किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जो कि ऑथोराइज नहीं है, वहाँ अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। आपके इंफॉर्मेशन का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। कल को आपके इंफॉर्मेशन लेकर के किसी से संपर्क कर आपके फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भेज के आपको चेंज करवाने को कहे, मत भेजिएगा। जब तक आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आती, और ऑथेंटिक RTO के द्वारा डायरेक्ट बिना किसी ज़रूरत के किसी स्टूडेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। जो फॉर्म में है उसी पे ही काम किया जाएगा, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, या फिर वेबसाइट के ऊपर ही आप देखते रहें। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे, और उन अपडेट्स के अकॉर्डिंग आगे की सारी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से आप पूरा फॉर्म भरें, और कोशिश करें कि गलती की गुंजाइश कम से कम हो, ताकि सही सही फॉर्म सारा भर जाए आपका, और इस तरीके से आप एक PhD होल्डर के रूप में आगे अपना काम कर सकें। आप PhD का फॉर्म ध्यान से भरें। धन्यवाद।